पार्क में कहाँ कोई करता है, लौंडी आवाज़ी से लेके सब करते हैं, लोफरई करते हैं। जी बिल्कुल। क्या बोला तूने? तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। भारतीय उपमहाद्वीप में यूँ तो होली हर वर्ष मनाई जाती है, किंतु 2022 की होली से पहले ही मना ली गई है। हाँ दोस्तों, होली इस बार 19 तारीख को ज़रूर है, लेकिन इसकी खुशियाँ उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को ही मना ली गई हैं, क्योंकि ऐसा उत्तर प्रदेश की राजनीति में 4 दशकों के बाद देखने को मिला है कि कोई सत्ताधारी पार्टी अपनी सत्ता को पुनः दोबारा काबिज करने में कामयाब हुई हो, वो भी पूर्ण बहुमत से। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार मौर्य और दोस्तों, किसी भी भाजपा कांग्रेस दफ्तर पे नहीं, हम इस वक्त ऐसी जगह पे खड़े हैं जो कि एक पार्क है, एक जहाँ पर ज़मीनी स्तर के लोग ज़्यादा आते हैं। वहाँ पे हर विचारधारा के लोग आपको मिलेंगे, जो सपा को सपोर्ट करते हो, भाजपा को सपोर्ट करते हो, कुछ न्यूट्रल रहते होंगे। तो हमने ऐसी जगह को इसीलिए चुना है कि यहाँ पे हमें हर प्रकार का मत और हर तरीके के विचार जानने को मिले। बाकी दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में अभी बहुत कुछ है खास। दोस्तों, जैसा कि बीजेपी के इस बहुमत की वाली जीत के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों के विचार पूछते हैं कि वो इस परिणाम से, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो परिणाम आए हैं उनसे वो कितना खुश और नाखुश हैं, वो अपने विचारों को रखेंगे। सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा भाई के पास। भाई, आपका नाम क्या है सर? शैलेंद्र प्रताप सिंह। तो सर, आपको क्या लगता है कि क्या यूपी के चुनाव में कुछ ऐसा जो आपके विचार हों, जो आपको लगता है प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है, या आपको लगता है कि विपक्ष क्यों कमज़ोर पड़ गया, या आपको लगता है कि नहीं, विपक्ष ने भी ज़ोर लगाया और उसने काफ़ी कुछ दमखम दिखाया? जैसे कि सपा पार्टी की इस वक्त 125 सीटें हैं। जब ये इनका कांग्रेस के साथ गठबंधन था तब उनकी सीटें मात्र 55 थी, जो कि कांग्रेस के साथ थी उनकी खुद की सीटें 40 के ही अराउंड रह गई थी। तो आप ये देखते हैं कि वाकई में कुछ प्रोग्रेस किया है विपक्ष ने उत्तर प्रदेश के अंदर, या फिर समीकरण कुछ और होने चाहिए थे? जैसा आपने कहा कि जो मौजूदा सरकार आई है उसमें कुछ प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट होने चाहिए। हर काम का कुछ प्लस या माइनस होता है जी। खुश होना या नाराज़ होना ऐसा कुछ मैं नहीं कहूँगा। उम्मीदें बहुत हैं सरकार से जी। उम्मीदें, एक उम्मीद के साथ हम लोग वोट करते हैं जी। ये चाहते हैं कि एक बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। बेहतर भविष्य मतलब रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्हीं आशाओं के साथ हम वोट करते हैं। और जब इन आशाओं पे कोई खरा नहीं उतरता है तो हमें दुख होता है जी। और जहाँ तक देखा जाए, जैसे मैं एक अभी तैयारी कर रहा हूँ कंपटीशन की, तो मेरा तो सबसे मेजर जो फोर्स रहेगा वो रोज़गार पे रहेगा। कि आप युवा जो होता है वो किसी भी संविधान की, किसी भी, कोई भी एक ऐसा पिलर होता है जो बहुत मजबूत माना जाता है। और जनता का क्या, सरकार का भी कर्तव्य होना चाहिए कि उसको सजोए रखें, उसको युवाओं की शक्ति और बुजुर्गों का मार्गदर्शन किसी भी देश, किसी भी समाज को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। लेकिन जो अभी आने वाली जनरेशन है या आने वाला राजनीति है, उसका एजेंडा साफ है, वो अपने स्वार्थ को लेके चलते हैं। कोई भी पार्टी मैं देखता हूँ, जैसे मैं कभी भी कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, मैं इंडिविजुअल्स का फ़ैन हूँ जी। जैसे मोदी जी के दिनचर्या का फ़ैन हूँ कि 4 घंटे काम करते, 4 घंटे सोते हैं, बाकी काम करते हैं बहुत सारा। तो बहुत सारा, मतलब इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से मैं सराहना कर सकता हूँ। अगर आप पार्टी की बात करेंगे तो पार्टियाँ मुझे कोई नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि वो अपना स्वार्थ साधने के फिराक में रहते हैं जी। नेताओं के बारे में किसी ने कहा था कि नेता ऐसे होते हैं कि जब ये खुश हो तो मन की जलन सोख लें, दया करके दिल का चुभन रोक लें, और खफा हो तो तन का कफन नोच लें। इतने निर्दयी हो सकते हैं। बहुत भारी बात कही है यहाँ पे, बात को समझिएगा, बात में दम है। ये हर नेता के बारे में नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस समाज के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है जी। अपना खून दिया है। तो मैं उनको इस दायरे में कतई नहीं लेना चाहता। लेकिन एक जो बहुमत है नेताओं का, ज़्यादा नेता हैं वो अपने स्वार्थ को साधने में लगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर सरकार आई है, हम उम्मीद के साथ वोट करते हैं, वोट तो हमें करना ही है, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं है। हमारे पास विकल्प नहीं है, तो हमको कभी कभी हमारे पास ऑप्शन ये हो जाता है, सही गलत ना होके बीच का रास्ता चुनना होता है कि आप क्या चुनते। तो हमने क्या चुना कि कम गलत कौन है, कम गलत कौन है, हम उसको कम गलत और ज़्यादा सही कौन लगता है? सर, वोट करने की बात करेंगे तो हमने बीजेपी को ही किया है वोट जी। तो यानी कि आपके मत, आप जो चाहते थे, जो आपकी एक सोच थी, आपकी विचारधारा पे काम हुआ है
आपके कहने का काम नहीं हुआ, मैंने कहा है। काम विचारधारा पे, हमारे विचारधारा पे हमने कहा ना हमें रोजगार चाहिए जी। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। आपने कहा वोट करना, वोट करना भी हमारा अधिकार है, तो वोट मैंने किया, वोट मैंने बीजेपी किया, मैंने बताया आपको। लेकिन हमारी विचारधारा पे काम है, मैं सेटिस्फाइड हूँ नहीं हूँ जी, मैं बिल्कुल नहीं सेटिस्फाइड। जैसे कि ये तो हो गई प्रधानमंत्री जी की बात, जैसे आपने कहा, लेकिन अगर मैं क्षेत्र विशेष की बात करूं, ठीक है, अगर आपने वोट किया है तो आप अगर यहाँ के हैं तो यहाँ के विधायक का काम, जो कि मौजूदा इससे पहले भी बीजेपी के ही विधायक थे और अभी भी वर्तमान समय में भी वही फिर से जीत गए हैं, तो आप उनके काम से कैसे, मतलब आप उनके काम को मतलब सही मानते हैं, अच्छा मानते हैं, बेहतर मानते हैं, या उसमें कुछ कमियां देखते हैं आप? काम देखिए, अच्छाई का कोई पैमाना नहीं होता है। जैसे आप एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं जिसमें मुझे कभी विश्वास नहीं होता है। आप अगर एक पैमाना रख देंगे कि सपा ने ऐसा किया है तो बीजेपी को थोड़ा उससे ज़्यादा करना चाहिए, अच्छाई का कोई पैमाना नहीं होता है। आप उतना अच्छा कर सकते हैं जितना अच्छा हो सकता है, तो पैमाने में कभी मत ढालिए कि अगर सपा ने 2 रोडें बनाई हैं तो बीजेपी 3 बना देगी तो अच्छा होगा। आप हमारे प्रतिनिधि हैं, नेता हमारे प्रतिनिधि होते हैं। 140 करोड़ जनसंख्या है, 140 करोड़ जनसंख्या पार्लियामेंट में जाके नहीं बैठ सकती है, तो हम अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजते हैं कि आप जाइए, हमारी भावनाओं को, हमारी परेशानियों को वहाँ पे जाके बताइए। तो आप हमारी परेशानियों को, हमारी भावनाओं को, हमारी व्यथा को जाके ऐसे बताइए उसका निवारण हो सके, सिर्फ बताइए मत। तो हमारी उम्मीदों पर खरा कोई नहीं उतरा है। बस हाँ, हमको अपने मताधिकार का प्रयोग करना था। हमें एक बेहतर विकल्प लगा, अन्य की अपेक्षा एक बेहतर विकल्प बीजेपी लगी, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट दिया। और आप अगर ये कहें हम उससे संतुष्ट बिल्कुल नहीं, संतुष्ट उस दिन होंगे जो चीज़ों को और बेहतर बनाएं, और इसी उम्मीद के साथ मैंने वोट किया है कि और बेहतर बनाएंगे। तो आपको ऐसा क्या बेहतर दिखा बीजेपी में, ऐसा कुछ चीज़ें, कुछ 2-4 बातें जिनके तहत आपने वोट दिया हो? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे विद्युतीकरण हो गया, गांव में लाइटें नहीं जाती थी, 24 घंटे क्या 18-20 घंटे लाइटें जा रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, जैसे खाली राम मंदिर नहीं कहना चाहेंगे, हम तो उधर से बिलोंग भी करते हैं, थोड़ा हरैया साइड से, तो हमको ये पता है कि जैसे जो वहाँ की दशा थी बहुत दयनीय हो चुकी थी वहाँ के लोगों की। जब अयोध्या को इतने बड़े पर्यटन स्थल के रूप में, इतने बड़े मंदिर का निर्माण जो पूरे विश्व में एक स्थान, एक नाम हो चुका है, उससे वहाँ के लोगों का उद्धार हुआ है, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ का व्यापार बढ़ेगा। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, अगर गिनाना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसा कि अभी अभी भैया से बात हुई, उन्होंने अपने विचारों को रखा और बड़ी सफाई और सहजता से बातों को ये बताया कि हाँ, वाकई में हमारे पास विकल्प नहीं है, और हम जो विकल्प हमारे पास बचे कुचे हैं उनमें एक बेहतर विकल्प को खोजते हैं। तो मैं उसी बात पर आता हूं और भैया से पूछता हूं कि क्या आप भैया की बातों से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है जी। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो जीत बहुमत हासिल की है वो इसका हकदार थी या नहीं थी? थी, कुछ परसेंट तक थी, कुछ परसेंट तक, और कुछ परसेंट तक नहीं थी, ये नहीं भी थी। अच्छा, अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा, तो क्यों नहीं थी, क्या मैं ये जान सकता हूँ? कुछ ऐसी कमियां थी जी, बेरोजगारी है जी, भत्तेदारी है, आप देख ही रहे हैं इस समय जी, हर चीज़ देख रहे हैं जी। तो कुछ तक तो सही किया है, कुछ मतलब उसमें और करना चाहिए बीजेपी। बिल्कुल, हम ये सोच रहे हैं कि अगला आने वाला है जी, इसमें अच्छा कुछ करके दिखाएं जी, ये है। अच्छा, तो आपको ये, जैसे कि मतलब बेरोजगारी एक मुद्दा है, लेकिन बेरोजगारी जैसे कि भूतपूर्व में भी था भारत में, ये मुद्दा पहले भी था। बेरोजगारी तो लगभग 80 और 70 के दशक से भारत में चला आ रहा है। तो सर 70 साल हो गए, 70 साल में कुछ चेंजेस तो होना चाहिए ना। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो 70 साल हो चुके हैं, तो 70 साल में अगर मैं मोदी जी का कार्यकाल देखूँ केंद्र में, तो वो कुल मिलाकर के 7 या 8 साल का होता है। बाकी योगी जी का कार्यकाल 5 साल का हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस कार्यकाल में बेरोजगारी जो है भारत के अंदर, ज़्यादा बढ़ी है बेरोजगारी भारत में या कम हुई है? कम है, बेरोजगारी कम है पहले के मुताबिक। लेकिन अब कोरोना भी देख रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं आप जी, उस हिसाब से। अच्छा, तो सर आए हैं भाई, एक उनसे भी मैं राय ले लेता हूँ कि वो यूपी के चुनाव के बारे में यहाँ पे बात चल रही है, जो परिणाम आए हैं, जो सरकार बीजेपी ने बहुमत हासिल की है, तो उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये आने वाले 5 साल में कुछ करेंगे, नहीं करेंगे? इन्होंने बीते हुए 5 सालों में कुछ काम किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस फैसले से, जो परिणाम हैं, इनसे खुश हैं या आपको कुछ कमियां लगती हैं? ऐसा लगता है कि कोई कमियां नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
पूरे देश में बहुत ज़्यादा, अगर 130 करोड़ जनसंख्या है तो 2 करोड़ के ऊपर सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी, 2 करोड़ लोग ही कर पाएंगे। हाँ, ऐसा तो नहीं कि 130 करोड़ होता तो आप भी सरकारी एम्प्लॉय होते, मैं भी होता गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। ठीक है, तो संसाधन जो सीमित है उसी में सारा चीज़ करना है। और पिछले जो कार्यकाल है, जो विपक्ष था 5 साल पहले, 2000 इनके पहले 17 के पहले, उन्होंने 3.5 लाख नौकरियां दी थी जो सरकारी गजट में छपा हुआ है। इन्होंने उससे ज़्यादा 4.5 लाख दे दी। ठीक है, तो बेरोजगारी तो रहेगी, कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन रोजगार के साधन जो हैं, सरकार ये जो आई है इससे बहुत ज़्यादा साधन लोगों को मिल रहे हैं। अच्छा, विपक्ष जो है हर बार ये आरोप लगाती है, और विपक्ष के साथ साथ कई सोशल एक्टिविस्ट भी हैं जो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी सरकारी नौकरियां हैं जो कि खाली हैं, जो कि उनके स्थान हैं, रिक्त पद पड़े हुए हैं, तो उन्हें क्यों नहीं सरकार भरती है? विपक्षियों से पूछना चाहिए कि अखिलेश गवर्नमेंट जब थी, उसका कोई भी गवर्नमेंट जिसने भी नौकरी दिया, ठीक है, बिना कोर्ट के परमिशन से हुआ? कोई भी नौकरी में धांधली, हमेशा कोर्ट का रोक लगा देना। योगी जी में कुछ हुआ? हाँ? अच्छा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि चलिए, ये तो बेरोजगारी का एक है मुद्दा, ठीक है, बाकी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या बीजेपी ने कुछ किया है? देखिए, तमाम महिलाएं घूम रही हैं, आराम से बैठी ने पार्क में, कहाँ कोई करता है? लौंडी आवाजी से लगे सब करते हैं, लोफरई करते हैं, कहाँ सब है? कोई ताक के देख ले, घूर के समझ में आ जाएगा। जब योगी सरकार आई थी तो एक मतलब चीज़ चली थी जिसका नाम दिया गया था कि फ्लाइंग रोमियो स्कॉट, जहाँ तक मैं सही, तो वो अब देखने को नहीं मिलती हम लोगों को। वो जब सरकार आई थी तब ये चीज़ें थी, लेकिन अब क्यों नहीं देखने को मिली 5 साल में? नए कोई चीज़ आता है तो उसका बहुत ज़्यादा हवा बनाई जाती है कि ये है वो है। आदमी समझ जाता है कि सरकार जो जिसकी सत्ता चल रही है वो कानून की है। ठीक है, तो जीने का सभी का हक है। ठीक है, किसी की स्वतंत्रता नहीं छीन सकते, किसी का हनन नहीं कर सकते। तो इसका यही है कि रोमियो स्क्वाड अब नहीं दिखता है, लेकिन आप एक कॉल करेंगे पुलिस आ जाएगी। ये अच्छी बात बताई है। बाकी सर लोग हमारे साथ जुड़ने आए हैं, वो अपने कुछ मत रखना चाहते हैं, कुछ विचार हमारे साथ रखना चाहते हैं यूपी चुनाव के परिणाम के लिए। बाकी सर, अगर आप रुकना चाहें तो आप रुक सकते हैं, अभी वीडियो लंबा चलेगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सर, जैसे यूपी के जो परिणाम हैं, जो चुनाव के परिणाम हैं, तो इनमें आपको क्या, मतलब आप इससे सेटिस्फाई हैं? ईवीएम पे भी बहुत ज़्यादा हमला बोला जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम की चोरियां हुई हैं और ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ों को कैसे देखते हैं? जैसे कि देखा जाए तो अभी तक तो सही है, अपना चल रहा है जैसे, लेकिन भीड़ देखा जाए तो अखिलेश सरकार में ज़्यादा हो रही थी। जैसे जो भी जनसभा कर रहे थे तो अखिलेश सरकार में ज़्यादा वो भीड़ें इकट्ठा हो रही थी, और कंपैरिजन टू योगी जी। और मुद्दा भी इस बार ज़्यादा था, स्टूडेंट का मुद्दा ज़्यादा था कि शिक्षक भर्ती को देख सकते हैं, फिर से टेक्निकल विभाग में भी देख सकते हैं, भर्तियां काफ़ी अटकी है, और 97,000 जो शिक्षक भर्ती थे, लड़के लोग काफ़ी मतलब विरोध किए। और सरकार बनने से पहले 2-4 दिन पहले तक वो लोग को विश्वास था कम से कम नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन काफ़ी निराशा हाथ लगा छात्रों को। और इलाहाबाद में देखे ही आप लोग कि मारा गया स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट लोग तो सारे गए थे ये मुद्दा उठाने के लिए कि वोट देने के लिए कि हमको भाई किसी तरह से सरकार में ये रोज़गार चाहिए। और जो सरकारी कर्मचारी लोग थे वो न्यू पेंशन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसके लिए वोट दिए, तो काफ़ी निराश हाथ लगा है स्टूडेंट को। और ये जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो पेंशन के लिए, क्योंकि भाई देखिए 60 साल नौकरी करेगा आदमी, पेंशन नहीं लेगा तो कैसे काम करेगा। और एक दिन का विधायक या एक दिन का कोई क्या बोलते हैं उसको, सांसद बनते हैं तो उनको पूरे आजीवन दिया जाता है पेंशन। तो ये हक बनता है सरकारी कर्मचारी का भी कि उनको पेंशन दिया जाए। जैसे अभी देखा जाए कि राजस्थान सरकार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और पहले से बंगाल, 4-5 राज्यों ने जारी कर दिया मैनिफेस्टो में कि हम पुरानी पेंशन को लागू करेंगे। ये सब देखना पड़ेगा सरकार का। ठीक है, बाबा जी का सरकार आया है, थोड़ा सा सभी काम करें बढ़िया से, और स्टूडेंट को यार विशेष रूप से देखा जाए, क्योंकि यार रोजगार मतलब स्टूडेंट से ही कहने का मतलब बहुत सही है। मतलब कि कहे कि अगर युवा नहीं पढ़ेगा और नहीं पढ़ेगा, अगर हम ही लोग तो काम करेंगे ना आगे चल के। सर एक बात मेरी आपसे पूछना है मुझे कि पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या देश के अंदर सरकारी नौकरी ही रह गया है? बिल्कुल, आप प्राइवेट करेंगे 10-8 हज़ार में करिएगा,
चला लीजिएगा घर। नहीं, हर प्राइवेट संस्था 8,000 नहीं अगर मान लीजिए, देती, ठीक, वो आप- आप निर्भर वो भाई जी बताना चाहेंगे। जी बहुत बढ़िया इन्होंने कहा, बहुत बढ़िया बताया आपने। कहा कि सरकारी नौकरी सिर्फ लग गया है, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। अगर सरकारी नौकरी, पहली बात तो ये है कि अगर गवर्नमेंट वैकेंसियाँ गिनाती है, निकालती है, तो पहला काम ये बंद करे, कांस्टेबल और टीचर के अलावा भी वैकेंसियाँ निकाले। सिर्फ टीचर और कांस्टेबल बनने के लिए हर बंदा नहीं पढ़ता है कि लास्ट में आप आते हो, शुरुआत में आते हो 69,000 शिक्षक भर्ती, 60,000 कांस्टेबल भर्ती आप निकालते हो। इसके अलावा जो भर्तियां हैं उंगली पे गिनने की हैं। दूसरी बात आपने प्राइवेट कहा है, प्राइवेट में आदमी या तो बिजनेस कर सकता है, तो आप बिजनेस को इतना फ्लेक्सिबल बनाइए कि हर इंसान बिजनेस कर सके। और आप कहते हो, हमने तो कुछ दिन देखा है हमारे घर में, मतलब कुछ लोगों ने, हमारे भाई लोग थे, हम लोगों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट चलाया था, कितनी मुश्किलें आती हैं। लोकल गुंडों से लेके पुलिस वालों, अब सब पुलिस वाले मतलब सारे पुलिस वाले नहीं हैं जी जी जो जनता को डील करते हैं, छोटे छोटे कांस्टेबल कहाँ तक आके परेशान करते हैं। तो वो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। खाली रैंकिंग में, जैसे बिजनेस करने में भारत की रैंकिंग शायद 13वें स्थान पे है, लेकिन सिर्फ रैंकिंग में बेहतर होना, उसमें भी कई सारी कैटेगरीज हैं, 10 कैटेगरीज हैं। तो कुछ कैटेगरीज में अच्छे स्थान पे, बाकी में हम बहुत लोएस्ट पे हैं। खास तौर से अगर करना चाहिए, अगर उस खास चीज़ को तौर से बेहतर करना बात करें तो लघु उद्योगों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। ध्यान देना चाहिए। और जो आप रोजगार दे रहे हो उसको आप विकेंद्रीकृत करो। विकेंद्रीकृत जैसे हम अपनी शक्तियों को क्या ग्राम पंचायत तक लेके जाते हैं, राजनीतिक शक्तियों को किस लिए लेके जाते हैं? जब विकेंद्रीकृत होती हैं चीज़ें तो हर व्यक्ति के पास पावर होता है। एक प्रधान के पास पावर होता है कि वो अपने यहाँ टैक्स लगा सकता है, छोटे मोटे मेलों पे, उससे अपनी अर्थव्यवस्था चला सकता है। किस लिए मैंने किया है, किस लिए हमने किया है? क्योंकि पावर सिर्फ एक जगह एकत्रित होकर ना रह जाए। तो आप क्या करते हो, रोजगार के नाम पे खाली कांस्टेबल की भर्ती निकाल देते हो, सिर्फ शिक्षक भर्ती, सिर्फ यानी हर बंदे को चाह रहे हो कि वो बीएड करके आके शिक्षक बन जाए, या तो हाइट अच्छी बढ़ा के दौड़ के आके कांस्टेबल बन जाए। बाकी भर्तियां कहाँ गई? तो आप समग्र रूप से ध्यान दो, क्योंकि बॉडी का एक दो हिस्सा बढ़ने से पूरी बॉडी का विकास नहीं होता है। पूरा विकास तब माना जाता है जो बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से पूरा विकास हो। यही कहना चाहता हूँ। और खाली गाथा गाने से कि सपा ने बुरा किया है, बीजेपी ने अच्छा किया है, कभी बदलाव नहीं आया है। मैंने भी अभी 1-2 दिन में बड़ा डिबेट चल रहा है कि बसपा को देना चाहिए, ईवीएम खराब हो गया। मैं किसी में विश्वास नहीं रखता हूँ। आप बदलाव लाइए, आप बदलाव के लिए आए, मैंने भी आपको वोट किया है। तो हम अपनों से ज़्यादा खपा होते हैं। क्यों खपा होते हैं? क्योंकि उम्मीदें होती हैं। आप बदलाव लेके आइए ग्राउंड लेवल पे। सिर्फ बातें करके चेंज नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति के अंदर रोज लाखों विचार आते हैं कि मैं ये बन जाऊं, ये कर लूं, लेकिन सफल वो होता है जो अपने विचारों को धरातल पे परिणत करता कार्य रूप में। तो आप अपने विचारों को, अपने मैनिफेस्टो को कार्य रूप में परिणत कीजिए, जनता के बीच में लाइए, जनता तक पहुंचाइए। और ये मत गिनाइए क्योंकि आपको हमने काम करने के लिए ही बैठाया। आप ये मत गिनाइए कि हमने रोड बना दिया, रोड बनाने के लिए हमने आपको बैठाया। आप मत गिनाइए कि हमने 2 लाख का स्वास्थ्य बीमा दे दिया। आपको मैंने स्वास्थ्य बीमा देने के लिए, स्वास्थ्य योजनाओं को फ्री करने के लिए बनाया है कि हर व्यक्ति तक, सिर्फ राजाओं महाराजाओं तक स्वास्थ्य सुविधाएं ना पहुँचे। अगर कोई व्यक्ति बुखार से मर जाता तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। उसको बुखार से ना मरने दिया जाए, हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। कैंसर से मरता है, हाँ ठीक है, बड़ी बीमारी मर गया, लेकिन बुखार से अगर कोई मरता है तब व्यक्ति को घृणा होती है। तो उस पर ध्यान दिया जाए। लेकिन देश के अंदर जो अभी प्रदेश के अंदर सरकारी योजनाएं तो बहुत हैं स्वास्थ्य को लेकर के। आपने सही कहा, योजनाएं तो बहुत सारी हैं। हम क्या कह रहे हैं आपसे, योजनाओं का लाभ व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए। योजनाओं का लाभ प्रत्येक, बहुत सारी योजना, हम पूरा बहुत सारी योजनाएं, जैसे सबको राशन मिला कोरोना टाइम में, बहुत अच्छी योजना थी, कोई खाने के लिए नहीं मरा है। तो एक योजना पंगु बनाने हाँ, के लिए ना, योजनाएं पंगु इस पे बनाने का जब मतलब- तक कोई कोर्ट जितनी वैकेंसी है 5 साल में तुम्हारे पास किसी भी गवर्नमेंट से, वो वैकेंसी तुमको फुलफिल करना है। ये कड़े नियम नहीं बनेंगे तब तक, क्योंकि होता क्या है, कोई वैकेंसी निकलती है, मेरे बिरादरी के कितने बंदे हैं, उनको देना है जॉब, कहाँ से पैसा आया, सेटिंग गेटिंग, उसके आधार पे जॉब दी जाती है। ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं रहती, इसीलिए ये पेंडिंग हो जाता है। एक विधायक जीतता है, वो अपने कार्यकाल में अपने जो भी उसको मिलता है फंड, उसको नहीं कर पाता, वो अमली जामा नहीं पहना पाता, उसका उपयोग नहीं कर पाता, वो वापस चला जाता है। तो जनता ही क्या तो पैसा है। इसी तरह जब तक सख्त कोर्ट का नहीं होगा, सरकार कोई भी रहे वो नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है कि जब तक कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका कोई सख्त जजमेंट ना इस बात पे दे, और पूरी तरीके से ज़मीनी स्तर पे न्यायपालिका, बड़े बड़े जो जज हैं इसी रूम पे जो बैठ के जो फैसले सुनाते हैं, उन्हें धरातल को समझना होगा और लोगों की जो बेसिक, जो आम जो ज़रूरतें हैं वो समझनी होंगी। और यहाँ तक कि जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा चलता है कि परिवारवाद,
जैसे कि कहा जाए कि मेरे अगर मैं इस विभाग में हूँ, जैसा आपने कहा कि फला इंसान किसी विभाग में है तो वो सोचेगा उसका पूरा खानदान वहाँ पे आके नौकरी चाकरी करे। तो ये सोच तो हम लोगों की भी है और ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी है कि हम लोगों को अगर कुव्वत रखते हैं तो हमें वो नौकरी, वो चाकरी, वो बिजनेस तो हम अपने दम पे करें, हमें किसी की अर्जी और घूस की ज़रूरत ना पड़े। बाकी सर आए हैं, मैं सर का नाम जानना चाहूँगा। ये पहले वीडियो पे भी थे मेरे साथ में हिजाब मुद्दे पे, जिस पर आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार लुटाया। मैं सर से जानना चाहता हूँ, जो प्रदेश में जो चुनाव के परिणाम आए हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस पर आप जैसे क्या आपका नज़रिया है? आपको लगता है कि बीजेपी और सीटें निकाल सकती थी, या आप जो एक आरोप लग रहा है अखिलेश यादव द्वारा कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, तो ये आप किस रूप पे देखते हैं, ये बताएं। देखिए, ये सब चीज़ें थोड़ा सा यहाँ बोलने की चीज़ें हैं ना, कि ये हुआ जो भी फिलहाल अभी सरकार में आ गई हैं जी। अब इनको चाहिए ना कि किसी से कंपेयर करने जरूरत नहीं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ऐसे इन्होंने अभी बताया जो है बेसिक चीज़ें है ना। आप सरकार में हो, आपको बनाया गया तभी आप बने हो, जाहिर सी बात है। तो आपको ना जैसे एम्प्लॉयमेंट वगैरह बहुत बड़ा मुद्दा था, शायद ये मिला है। जैसे जो अखिलेश 125 पहुँचे हैं वो जातिवाद पे नहीं पहुँचे हैं, वो स्टूडेंट कोड पे पहुँचे हैं। तो ये बड़ी बात कही है सर ने। स्ट्रॉन्ग करें ना ये, और जो इन्होंने फॉल्ट हुए इनसे, अगर इनको चीज़ों को करें रोजगार को लेके, प्लस जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना, जैसे सुरक्षा, बाकी चीज़ इनकी ठीक थी। और मेन ना कि किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि जो मतलब किसान आंदोलन हुआ था किसान बिल के खिलाफ, तो उस पर भी बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं कि यह बात सही लगती है आपको? नहीं, देखिए वो मुद्दा अलग था, वो तो अलग आदमी गरमाने के लिए कुछ बोलते हैं, वो मुद्दे अलग थे। और वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनको था, यहाँ बीजेपी थी। अब उसमें कोई बीच में किसी को इन्वॉल्व कर रहा है ना जी, कि मान लिया ये बीजेपी, कोई हानि कहीं नहीं हुआ किसी चीज़ से जी, और हानि वाली चीज़ भी नहीं थी, लोग समझ रहे थे। वो मुद्दा अलग था, वो जहाँ था वो उनको जो चाहिए था वो मिल गया जी। सही गलत जो भी था वो तो अपने प्रधानमंत्री जी वो बता ही चुके थे, लेकिन नहीं समझ में आया, लोग भाई लगा नहीं वापस ले लिया उन्होंने। तो इस बात का कोई फर्क नहीं है, पहली बात तो। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि जो ऐसे आरोप हैं इनका कोई मतलब महज बात नहीं है। नेतृत्व, जैसे हम कहना चाहिए, नेतृत्व आपका बहुत अच्छा है, बीजेपी का नेतृत्व मैं मानता हूँ बहुत अच्छा, लेकिन स्थानीय जो नेता हैं उन पे एक बैक चेक का कोई प्रावधान बनना चाहिए। आप देखिए, इसका एनालिसिस करवाइए कि स्थानीय जगहों पर जो विधायक आपके कैसा कार्य कर रहे हैं जी, क्योंकि ये पहुंचना चाहिए ना। आपका नेतृत्व के कारण ही हमने वोट किया जी, क्योंकि नेतृत्व की मैं हमेशा सराहना करता हूं, लेकिन स्थानीय आप कैसा विकास कर रहे हैं, आपके विधायक क्या काम कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो जमीनी स्तर की हकीकत है वहाँ तक काम आते आते, विकास आते आते समाप्त हो जा रहा है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, समाप्त हो जा रहा है। इसको आप देखिए, इसको रोकिए कि आप जैसे कहा जाता है ना कि 100 अगर 100 पैसे आ रहे हैं हमारे पास, तो पहुँचते पहुँचते 15 से 20 पैसे बचते हैं विकास के लिए, तो बाकी 75 पैसे या 80 पैसे कहाँ जा रहे हैं उसको आप देखिए। वो अब खुद का विकास ना करके जनता का विकास जिसके लिए उनको बैठाया गया है वो करने की कोशिश करें। और जितनी सख्ती से आप विपक्षियों के खिलाफ बोलते हैं उतनी सख्ती से खुद के विधायकों के लिए, खुद के नेतृत्व के लिए बोलिए जी, कि खुद के विधायक, खुद के स्थानीय नेता क्या कर रहे हैं जी, क्या वो जनता के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं जी। बिल्कुल। और आज हमको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जानने को मिली, समझने को मिली ग्राउंड लेवल पे कि लोग और उत्तर प्रदेश की जनता अब सरकार से क्या चाहती है। तो सरकार को कुछ चीज़ों में आत्ममंथन की ज़रूरत है। अगर हमने आपको चुना है तो आप उस पर काम करें, विकास का सिर्फ नाम ना लें, वास्तविकता में विकास क्या है ये उत्तर प्रदेश की जनता को दिखाएं। बाकी मेरे साथ बने रहें। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब अगला वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और लाइक तो बनता है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।